हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन 2 के अंतर्गत चरक संहिता सूत्र स्थान 17वें का जो चैप्टर का नाम क्या है, कियंतः शीर्षी अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि अध्याय परिचय, अर्थात जो पहला पॉइंट आपके सिलेबस में है अध्याय परिचय, उसको देखते हैं कि अध्याय परिचय अर्थात अध्याय के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। अध्याय परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रो जिसको बोलते हैं इंट्रो। ठीक है, अब देखते हैं कि चरक सूत्र 17 क्या है। कि चरक सूत्र 17 कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत होती है ये क्या है, एक तरह से कौन सा चतुष्क है। तो देखेंगे यहाँ पर रोग चतुष्क की बात करते हैं। रोग चतुष्क की शुरुआत यहीं से होती है। रोग चतुष्क की शुरुआत है, एक तरह से शुरुआत है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि रोग चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्योंकि रोग चतुष्क आ गया है तो इसके चैप्टर्स के भी नाम हम लोग को देखना जरूरी है। यहाँ देख रहे होंगे जो रोग चतुष्क है, ये चरक ने जो चतुष्क का वर्णन किया है, तो रोग चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल 4 चैप्टर हैं। यहाँ पर 17वां नंबर जो हम लोग का इस जो पढ़ रहे हैं ये है आपका 17वें नंबर पे, पहले नंबर पे आता है कि अंतःशिरसी अध्याय, जिसमें हम लोग शिरोरोग और हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे। शिरोरोग और हृदय रोग के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे, और भी चीज़ें पढ़नी है। देखेंगे त्रिशोथी अध्याय। त्रिशोथ, शोथ का मतलब होता है शोथ, शोथ का मतलब होता है इडिमा। इडिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप के इडिमा जो होते हैं, पिटिंग नाट पिटिंग टाइप के इडिमा, तो उसके बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। उस पर देखेंगे जो 18वां 19वां चैप्टर है अष्टोदरी अध्याय। अष्टोदरी अर्थात 8 प्रकार के उदर रोग से शुरुआत होकर 8 प्रकार के उदर रोग की ये चैप्टर नाम है, बट इसमें टोटल जो रोगों की संख्या होती है सामान्यज 48 प्रकार के सामान्यज रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखेंगे महारोगाध्याय, जैसा कि नाम है महारोगाध्याय, तो इसमें हम नानात्मज रोग पढ़ेंगे। नानात्मज रोग। नानात्मज रोग में हम लोग को 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, वात नानात्मज, पित्त नानात्मज और कफ नानात्मज रोग। वात नानात्मज रोग जो होते हैं ये 80 होती है इनकी संख्या। पित्त नानात्मज रोगों की संख्या 40 होती है और कफ नानात्मक रोगों की संख्या 20 होती है। इस तरह से हम लिखेंगे टोटल नानात्मक रोगों की संख्या हो जाएगी 8 4 12 2 14, 140 हम लोग नानात्मक रोग पढ़ेंगे इस महारोगाध्याय में। तो कहने का मतलब ये है, जो हम लोग का ये रोग चतुष्क है इसके अंतर्गत हम लोग रोगों के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा क्यों आया कि रोग चतुष्क इसी से शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो 17 नंबर का जो है, अर्थात इस चैप्टर से पहले हम लोग का कौन सा चैप्टर था, तो हम लोगों ने देखा कि 16 मतलब 13 नंबर, 14 नंबर चैप्टर, 15 नंबर और 16 नंबर, ये जो चतुष्क था, ये जो चरक ने चतुष्क बताया है चैप्टर्स हैं, ये आपके क्रिया चतुष्क हैं। तो क्रिया, ये है क्रिया चतुष्क। क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा, है ना। क्रिया का मतलब क्या होता है, चिकित्सा से संबंधित। बट हम लोग चिकित्सा के बारे में यहाँ पर इन जनरल बताया गया है, इन सब के बारे में बेसिक चीज़ें बताएगी कि चिकित्सा कैसे करते हैं। बट चिकित्सा किसकी की जाती है, चिकित्सा तो हम लोग करते हैं रोगों की। चिकित्सा किसकी करते हैं, रोगों की करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब चिकित्सा के बारे में 13 14 15 16 में बता दिया गया है, अर्थात क्रिया चतुष्क के अंतर्गत चिकित्सा के बारे में बता दिया गया है, तो उसके बाद का जो है आगे का चतुष्क रोग चतुष्क है, जो कि 17 अर्थात कि अंतःशिरसी अध्याय से शुरू होकर 17 18 19 20, तो जो है आपका रोग चतुष्क की शुरुआत होती है। रोग चतुष्क की शुरुआत हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि अंतःशिरसी अध्याय, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अंतःशिरसी अध्याय की। हम जब भी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग रोग चतुष्क के अंतर्गत कि अंतःशिरसी अध्याय की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग मुख्यतः किन रोगों की बात करें, शिरसी अर्थात शिरोरोग के बारे में बात करेंगे। शिरोरोग और देखा जाए तो हृदय रोग,
हृदय रोग। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग सिर रोग और हृदय रोग के बारे में बात करेंगे। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जब शुरुआत हो रही है रोग चतुष्क की, तो रोग चतुष्क की शुरुआत हो रही है, उसमें हम लोग मुख्य रूप से सिर रोग हृदय रोग को ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर और हृदय को देखा जाए, सिर और हृदय को दोनों को बोला गया है अंगों में श्रेष्ठ बोला गया है, अंगों में श्रेष्ठ बोला गया है, अंगों में श्रेष्ठ है। जैसे जब कभी भी एक समूह की बात होती है तो जब उसके लीडर की बात होती है, उसी तरह से शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों में सिर और हृदय क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सिर और हृदय के द्वारा शरीर की सभी शारीरिक क्रियाएं होती है, संचालित होती है, गवर्न होती है, कंट्रोल होती है। इसलिए यहाँ पर जो रोग चतुष्क के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर अर्थात कियंतर शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत सिरोरोग और हृदय रोग की बात की गई है। जब भी आपसे अध्याय परिचय पूछे तो आप एटलीस्ट इतना मैटर दे देंगे, आपको 100% नंबर मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिद्धांत विवरण की। यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण में भी मतलब कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सिर का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सिर। अब बात आती है कि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर सिर का ही महत्व क्यों दिया गया है, हृदय का महत्व पहले क्यों नहीं दिया गया। तो यहाँ पर सिर का महत्व कहने का मतलब ये है, हम लोग देखते हैं कि शरीर में, अगर हम लोग के शरीर में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, सिर अर्थात हेड का, ब्रेन का। सिर का मतलब हेड के साथ जो ब्रेन वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिर। तो ये पूरा क्या करता है, शरीर में सबसे उच्च स्थान पर, सबसे श्रेष्ठ स्थान पे, सबसे शरीर में सबसे ऊपर है। उसके नीचे आता है थोरेसिक रीजन में हृदय। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व। तो देखेंगे सिर से जो नर्व निकलती है, नर्व कौन सा, वेगस नर्व गवर्न करती है, कंट्रोल करती है या कंट्रोल करती है किसको, हार्ट की एक्टिविटी को। हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है। और उसके बाद जो हार्ट होता है ये पंपिंग सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो इस तरह से देखा जाए ब्लड का सर्कुलेशन तो बाद में करता है, पहले उसको किसके थ्रू गवर्न होता है, वेगस नर्व के थ्रू गवर्न होता है। उसका गवर्निंग कौन होता है, बॉडी कौन होती है, ये हेड होता है। इसलिए सिर का महत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिर में कोई दिक्कत हो जाएगी, अगर वेगस नर्व में दिक्कत आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हार्ट का पंपिंग जो एक्टिविटी है, सिस्टम है, फेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोष किसका रहेगा, सिर का। इसलिए यहाँ पर सिर का महत्व दिया गया है। आइए बात करते हैं चरक ने सिर के महत्व या सिर के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या उपमा दिया है। तो यहाँ देख रहे होंगे चरक ने सिर की परिभाषित किया है, साथ ही साथ उसकी इम्पोर्टेंस में, उसके महिमा में क्या वर्णन किया है। तो देखेंगे एक सुंदर सा श्लोक यहाँ पर दिया है, प्राणः प्राणभृताम यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानाम सिरस्तद अभिधीयते। अर्थात इसको हम लोग को कैसे अर्थ निकालना है, तो ये सिर की परिभाषा है, सिर का महत्व है। तो सिर की परिभाषा भी है, सिर का महत्व भी है। तो आप सिर की परिभाषा भी कह सकते हैं, उसकी डिफिनीसन भी कर सकते हैं कि सिर की परिभाषा क्या है। तो ये सिर की परिभाषा के साथ साथ डिफिनीसन हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर अर्थ कैसे निकालेंगे, यत्राश्रिता मतलब जहाँ पर आश्रित है, यत्र आश्रिता मीन जहाँ पर आश्रित है, प्राणः प्राणभृताम प्राणियों का प्राण, प्राणः प्राणभृताम मतलब प्राणियों का प्राण, अर्थात जहाँ पर आश्रित है, यत्राश्रिता प्राणः प्राणभृताम एंड सर्वेन्द्रियाणि, अर्थात जहाँ पर प्राणियों का प्राण और सभी इंद्रियां आश्रित है। और यद उत्तम अंगा नाम यद उत्तम अंगम अंगा नाम जो कि अंगों में उत्तम है, उसे हम सिरस तद अभिधीयते, उसे हम सिर कहते हैं या सिर की उपमा देते हैं, संज्ञा देते हैं। तो सिर किसे कहते हैं, जहाँ पर आश्रित है प्राणः प्राणभृताम अर्थात प्राणियों का प्राण एवं सभी इंद्रियां आश्रित होती है, तथा जो अंगों में उत्तम है उसे हम सिर की उपमा देते हैं, सिर की संज्ञा देते हैं, उसे सिर कहते हैं। या ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो कह रहे ना थे कि ये गवर्निंग बॉडी है, ये कंट्रोल करती है हार्ट को। तो देखेंगे
इंद्रियां ये कंट्रोल करती, इंद्रियों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये ब्रेन। कहीं ना कहीं ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, इंद्रियां ब्रेन में, तो कहीं ना कहीं इंद्रियां पाई जाती है ब्रेन में, नर्वस सिस्टम भी ब्रेन का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं यही गवर्निंग बॉडी होता है ब्रेन का। ठीक है, इसलिए ये हार्ट को गवर्न करता है, हार्ट को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, और पूरे पूरे जो पंपिंग सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से उन्होंने सिर की परिभाषा दी है। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि सिर को महत्व को बता दिया, तो हम लोग को हृदय के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए, क्योंकि सिर यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में सिर और हृदय के बारे में, मतलब सिरोरोग हृदय रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर का महत्व तो बता दिया, तो हम लोग थोड़ा सा हृदय की तरफ भी रुख कर लेते हैं। तो देखेंगे हृदय, जब बात हृदय की आती है, जब बात दिल पे आती है, तो इसका हम लोग जो मॉडर्न में डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं हार्ट, ये मॉडर्न में कोरिलेट अगर हम हार्ट से करें तो ऐसा नहीं है। हार्ट अपने आप में आयुर्वेद का ये हार्ट, ये मॉडर्न का हार्ट है, ठीक है ना। आयुर्वेद का जो हृदय है, आयुर्वेद का जो हृदय है, इसके दो भाव लिए जाते हैं, इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला जो अर्थ लिया जाता है, इसको बोलते हैं उरो हृदय, उरो हृदय, और जो दूसरा, इसके दो भेद करे जाते हैं। एक तरह से आयुर्वेद में हृदय के मुख्यतः दो भेद कहीं किसी आचार्य ने कहा है। पहला है उरो हृदय, अर्थात जो थोरैसिक रीजन में रहता है, थोरैसिक रीजन में रहता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, ये हार्ट कहलाएगा। और दूसरा जो है सिरो हृदय, सिरो हृदय, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय का आयुर्वेद में हृदय ही नहीं लिया गया है, उरो हृदय और सिरो हृदय किसी आचार्य ने कहा है। उरो हृदय जो कि थोरैसिक रीजन में रहता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट, जो कि हृदय से संबंधित है, और सिरो हृदय अर्थात ब्रेन। तो ये आप मैटर दे देंगे, आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं पूरा पूरा नंबर मिलेगा।